वो अपने कमरे में गुमसुम सा बैठा था और इसकी आंखें नम थीं। एक फ़ैसला उसे आज लेना था, मगर वो कशमकश में मुब्तला था। इसने एक बोझल सी सांस भरी और सामने लेटे अपने लगते जिगर को देखा, जो कि कॉट में लेटा किलकारियाँ मार रहा था। वो उठा और इसके पास बैठे अपनी उंगलियां इसकी तरफ बढ़ाईं तो उंगली थाम कर मज़ीद खुश होने लगा। जीनिया, ये तुमने क्या किया? मेरे मुतालिक एक बार भी नहीं सोचा। चलो ठीक है, मगर हमारे बच्चे के लिए सोच लेती। काश तुमने इतना बड़ा फ़ैसला लेने से पहले एक बार सोचा होता। वो बंद आँखों के पीछे इसके चेहरे से मुखातिब हुआ। फिर वो नन्हे अजान को गोद में उठाए बाहर निकला तो राशिदा बेगम, जो सोफ़े पे बैठी तस्बीह के दाने गिरा रही थी, उसे आता देखकर उठकर वहाँ से जाने लगी। वो इनका हाथ पकड़कर बोला, प्लीज़ सुने, इस तरह का रवैया मत रखें मुझसे। वो टूट चुका हूँ पहले ही बहुत, और ऊपर से आपने पिछले 3 दिन से मुझसे बात तक नहीं की। आप अच्छी तरह जानती हैं कि मेरे लिए आप क्या अहमियत रखती हैं। मैं अगर तुम्हारे लिए अहमियत रखती तो तुम मेरी बात ज़रूर मानते, मगर तुम्हारे लिए सिर्फ वही अहमियत रखती है जो तुम्हें धोखा देकर चली गई। तुम्हारे अंदर की गैरत मर गई है क्या नौफिल? क्या तुम में कमी थी तुम्हारे अंदर, मगर इसके अंदर कुछ और ही जुनून था, अपने ख्वाबों को पूरा करने का। राशिदा बेगम ने तल्ख लहजे में कहा तो वो लब भींच कर रह गया। आप जो चाहती हैं वो मुझे मंजूर है। वो आहिस्ता से बोला तो राशिदा बेगम वापस से बैठ गई। पक्की बात है तो मैं बात करूं रिश्ते वाली से? राशिदा ने एक्साइटेड अंदाज में पूछा। नौफिल ने दिल पर पत्थर रखकर कहा, जी मुझे मंजूर है। ये अल्फाज जैसे इसके वजूद को चीर गए हों, मगर इसकी ज़बान से बगैर किसी हिचकिचाहट के निकले। राशिदा बेगम की आंखों में खुशी की चमक वाज़ेह थी। वो फ़ौरन उठकर बोली, ये हुई ना बात, मैं आज ही रिश्ते वाली से बात करके तुम्हारे लिए एक मुनासिब रिश्ता देखती हूँ। नौफिल ने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से इनकी बात सुनकर सर हिला दिया। इसके दिल में हलचल तो मची हुई थी, लेकिन वो जानता था कि ये फ़ैसला इसके और अजान के लिए बेहतर होगा। वो अपने अंदर के दर्द को दबाने की कोशिश करता रहा, जैसे ये सब किसी और की ज़िंदगी में हो रहा हो। कुछ दिनों बाद राशिदा बेगम ने खुशखबरी सुनाई, नौफिल, मैंने तुम्हारे लिए लड़की पसंद कर ली है। बहुत अच्छा घराना है। जाहिद साहब है ना, जाहिद इंडस्ट्री वाले, इनकी लड़की नेक और सुलझी हुई है, तुम्हें भी पसंद आएगी। नौफिल ने इनकी बात पे चौंक कर देखा। उसे लगा कि वो किसी मिडिल क्लास से लड़की लाएंगी, मगर वो तो अपर क्लास की ही ढूंढ लाई है। लड़की वालों को हाँ बोल दूँ? राशिदा के सवाल पे धीरे से सर हिलाया। दिल में वही खालीपन था जो उसे कुछ भी महसूस करने नहीं दे रहा था। वो ख़ुद को समझा चुका था कि ज़िंदगी अब उसे यही रास्ता दिखा रही है और उसे इसी पर चलना होगा। कुछ हफ्ते गुजरे और नौफिल की शादी का दिन आन पहुंचा। हर तरफ खुशियां और गहमा गहमी थी। राशिदा बेगम की आंखों में सुकून और इत्मीनान था। वो जानती थी जिस लड़की को वो अब लेकर आ रही हैं, इनके घर को जन्नत बना देगी। वो हुरिया को मुलाजमा के साथ कमरे में भेजकर ख़ुद नवाफिल अदा करने के लिए चली गई। वो कमरे में दाखिल हुआ तो कमरे में मौजूद हस्ती को देखकर इसके अंदर से जैसे उबाल से उठने लगे। दिल में अजीब सा महसूस हो रहा था। वो कपड़े चेंज करने के बाद अपना सिगरेट केस उठाए बाहर टेरेस पर आकर कुर्सी पे बैठ गया। उसे अपनी पहली शादी शिद्दत से याद आ रही थी। राशिदा बेगम से लड़कर इसने जीनिया से शादी की थी। इसकी मोहब्बत में वो हर बात मानता था। अल्लाह ने उसे एक बेटी से नवाजा था, मगर अरसा कबल से वो बदलने लगी थी। इसके अंदर शोबिज़ स्टार बनने का जुनून पागलपन तक पहुंच चुका था, और इसने जैसे ही फैशन शो में हिस्सा लिया तो वो मिस वर्ल्ड बन गई। और यहाँ से शोहरत का नशा मज़ीद चढ़ा, और हॉलीवुड से ऑफ़र हुई तो इसने बिना इजाज़त के कबूल कर ली। और इन्हीं दिनों वो 7 माह प्रेग्नेंट थी, और बेटे को जन्म देते ही वो वहाँ से चली गई। मगर दोनों के बीच अभी तक तलाक नहीं हुई थी, लेकिन राशिदा बेगम पिछले कई दिनों से उसे शादी करने के लिए मजबूर कर रही थी। मगर वो इसका अपनी आखिरी सांसों तक इंतज़ार करना चाहता था। लेकिन फिर राशिदा बेगम की नाराज़गी की वजह से इसने ये शादी कर ली। मगर अब वो दिल ही दिल में पछता रहा था और सोच रहा था कि अगर वो वापस पलटी तो वो उसे क्या जवाब देगा। वो गुमसुम सा इसी के मुतालिक सोच रहा था कि अचानक फ़ोन की बीप ने इसके ख़यालों का सिलसिला तोड़ा। नौफिल ने फ़ोन उठाया। एक नाम स्क्रीन पर चमक रहा था, जीनिया। इसकी सांसें रुक सी गईं। क्यों इतने महीनों बाद वो क्यों कॉल कर रही थी? नौफिल ने कुछ लम्हों तक फ़ोन को देखा। दिल और दिमाग में एक नई जंग छिड़ गई। आखिरकार इसने कांपते हाथों से कॉल रिसीव की।
हेलो। नौफिल की आवाज़ बेहद धीमी और शिकस्ता थी। नौफिल, तुम मुझसे मिल सकते हो, कल या फिर अभी? जीनिया के लहजे में एक अजीब सा तासुर था, जिससे नौफिल को लगा कि शायद वो दोबारा पलटने का इरादा कर रही है। नौफिल का दिल एक लम्हे के लिए ज़ोर से धड़का। मुझे एड्रेस सेंड करो, मैं भी आ रहा हूँ, वो जल्दी से बोला, लेकिन जीनिया ने कॉल काट दी। नौफिल थोड़ी देर इंतज़ार करता रहा और फिर जीनिया की जानिब से एड्रेस का मैसेज आ गया। वो फ़ौरन तेज़ी से घर से बाहर निकलने लगा। इसके जहन में सवालात का तूफ़ान था। आखिर जीनिया क्यों मिलना चाहती है? क्या वो वाकई वापस आना चाहती है? लेकिन जैसे ही वो दरवाजे की जानिब बढ़ा, हूरिया, जो कब से नौफिल का इंतज़ार कर रही थी, फ़ौरन उसके पीछे लपकी। किधर जा रहे हैं आप? हूरिया का लहजा खालिस बीवियों जैसा था और इसका अंदाज़ नाराज़गी ज़ाहिर कर रहा था। नौफिल चौंक कर रुका और हैरानगी से उसे देखने लगा। तुम मुझसे सवाल कर रही हो? इसने भवें चढ़ाकर पूछा, जैसे उसे यकीन ना आ रहा हो। नहीं, दीवारों से कर रही हूँ, हूरिया ने संजीदगी से जवाब दिया। कब से आपके इंतज़ार में यूँ घूंघट ओढ़े बैठी हूँ और आप आकर सुकून से कपड़े बदले, सिगरेट जलाई और अब यूँ बाहर जा रहे हैं। नौफिल को हूरिया के अंदाज़ पर हैरत हुई। वो सर पर हिजाब किए हुए थी और इसने अपने लहंगे के साथ मिलती शॉल ओढ़ रखी थी। इसका हुलिया देखकर नौफिल को लगा था कि वो खामोश कमगो किस्म की लड़की होगी, मगर वो इसकी तवक्कुआत के बिल्कुल बरक्स निकली। नौफिल ने उसे सर से पाँव तक देखा और चंद लम्हे के लिए कुछ कहने को अल्फाज ना मिले। मैं एक ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, नौफिल ने उलझन में मुब्तला होकर कहा। तुम परेशान ना हो, बस कुछ देर में आ जाऊँगा। हूरिया ने गहरी नज़र से नौफिल को देखा। इसकी नज़रों में सवालात की झलक साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन वो मज़ीद कुछ नहीं बोली। नौफिल बग़ैर कोई और वजाहत दिए तेज़ी से बाहर निकल गया। गाड़ी में बैठकर नौफिल का जहन अब फिर से जीनिया की तरफ चला गया। क्या जीनिया वाकई वापस आना चाहती है या फिर कोई और बात है? दिल की धड़कन तेज़ होने लगी। नौफिल ने गाड़ी का एक्सीलेटर दबाया और जीनिया के दिए हुए एड्रेस की तरफ बढ़ने लगा। वो वहाँ पहुँचा तो वो अरीबा पे चिल्ला रही थी। वो गुमसुम सा उसे देखे गया। अरीबा बच्चे, इसे पुकारा तो वो रोते हुए इसकी तरफ बढ़ी, तो वो जल्दी से घुटनों के बल बैठता उसे अपने सीने से लगा गया। क्या हुआ मेरे बच्चे? मामा ने क्यों डांटा है? वो इसका चेहरा हाथों में लेते हुए नरमी से पूछने लगा। तुम्हें तो पता है नौफिल की कितनी ज़िद्दी हो गई है। अभी यहाँ आकर डोनट मांग रही थी, मैंने दे दिया। देखो इसने क्या हाल किया है अपने कपड़ों का। मैंने उसे समझाया कि स्पून के साथ खाओ, लेकिन उसे असर ही नहीं होता। हाथों से खा रही थी और जब मैंने बस एक हल्का सा थप्पड़ मारा तो रोने लग गई। अब देखो अपने बाबा को देखकर कैसे आंसू बहा रही है, जीनिया ने नागवारी भरे लहजे में कहा। नौफिल का चेहरा सख्त हो गया। जीनिया, किसी चीज़ की हद होती है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? वो सिर्फ 3 साल की बच्ची है और तुम इसके साथ इस तरह का रवैया अख्तियार कर रही हो। बच्चे को मैनर्स तुमने सिखाने हैं, ये डांटने या थप्पड़ मारने से नहीं सिखाया जाता, प्यार से सिखाओ। वो लब कुचलते हुए बोला। हाँ, तुम्हारे लिए कहना आसान है नौफिल। तुम्हें पता है मैं सुबह लंदन से फ़्लाइट करवा कर यहाँ आई हूँ, सिर्फ इसलिए कि ये तुमसे मिलना चाहती थी। अब मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ और ये मेरे रास्ते में रुकावट बन रही है। तुम्हारी माँ ने भी जाने से पहले उसे मेरे साथ भेज दिया था कि मैं उसे संभाल नहीं सकती, तो बेहतर है कि तुम अपनी माँ से ही कहो कि उसे मैनर्स सिखाए। और हाँ, दूसरी शादी भी कर लो, शायद कोई और मिल जाए जो तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को मैनर्स सिखा दे। जीनिया तल्खी से बोलती हुई अपना बैग उठाकर खड़ी हो गई। कहाँ जा रही हो? बैठो तो सही, नौफिल ने झंझला कर कहा। प्लीज़ नौफिल, बिठा कर क्या करोगे? और हाँ, जल्द अज जल्द तलाक की बात करो, मेरी और अपनी जान छुड़ाओ। मैं मज़ीद इस रिश्ते में ख़ुद को नहीं बांध सकती। जीनिया के अल्फाज ने जैसे नौफिल के दिल पर छुरियां चला दी। लेकिन तुमने कहा था कि तुम तलाक नहीं लेना चाहती, बस कुछ अर्सा करियर बनाने के बाद वापस आना चाहती हो। फिर अब क्या हुआ? नौफिल ने बेचैनी से पूछा। हाँ, मैंने कहा था क्योंकि उस वक्त मुझे लगा कि शायद मौका ना मिले तो मैं वापस तुम्हारी ज़िंदगी में आ जाऊं, लेकिन अब वहाँ जाकर एक के बाद एक प्रोजेक्ट मिल रहा है
और सबसे बड़े मेगा स्टार ने मुझे प्रपोज़ किया है। नौफिल, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि इससे शादी के बाद मैं कहाँ से कहाँ पहुँच सकती हूँ। ज़ेनिया की बात ने नौफिल के वजूद को जैसे रेज़ा रेज़ा कर दिया। वो उसे देखता रहा, बेबस और दुखी, और फिर ज़ेनिया उसे छोड़कर चली गई। नौफिल ने एक नज़र अपनी नन्ही अरीबा पर डाली, उसे गोद में उठाया और बोझल कदमों से बाहर निकल गया। वो घर किस तरह पहुंचा ये वही जानता था। कमरे में आकर इसने अरीबा को अजान के बराबर लिटा दिया और ख़ुद टेरेस पर जाकर सिगरेट जलाने लगा। पूरी रात वो टेरेस पर ही गुजारता रहा, किसी तरह ख़ुद को भूल चुका हो। फजर के वक्त जब वो अंदर आया तो हुरिया भी बेदार हो चुकी थी। इसकी नज़र अजान के साथ लेटी बच्ची पर पड़ी। ये कौन है? हुरिया ने हैरत से पूछा। ये मेरी बेटी अरीबा है, नौफिल बोझल लहजे में बोला और बेड पर लेट गया। 1 मिनट, ये तो अपनी माँ के साथ लंदन में नहीं थी, फिर ये यहाँ क्या कर रही है? हुरिया ने सादा से लहजे में सवाल किया। नौफिल का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। तुम कौन होती हो मुझसे ये सवाल करने वाली? वो मेरी बेटी है, वो जहाँ चाहे रहे और जो चाहे खाए, वो अपने बाप का दिया हुआ खाएगी। अगर तुम्हें इसकी मौजूदगी से तकलीफ़ है तो बेहतर है चुप रहो। नौफिल गुस्से से चिल्लाते हुए बोला। हुरिया का चेहरा फ़क हो गया। दिमाग ख़राब हो गया है आपका? इस तरह बात कर रहे हैं आप मुझसे? और मुझे क्यों इस बच्ची से तकलीफ़ होगी? मैंने तो सिर्फ़ एक सवाल किया था, क्योंकि आपकी माँ ने यही बताया था कि बेटी माँ के साथ गई है और बेटा यहाँ होता है। आपको शर्म आनी चाहिए मुझ पर ऐसे इल्ज़ाम लगाते हुए। हुरिया भी जवाबन गुस्से में बोली। तुम मेरे सामने दरबान दराजी कर रही हो। नौफिल यज़दानी के सामने। नौफिल ने इसके करीब आते हुए इसके जबड़े को सख्ती से भेजते हुए घुरा कर कहा। हुरिया ने नम आँखों से इस तंगदिल शख्स को देखा जो अपने जज्बात के आगे किसी को कुछ नहीं समझता था। वो चुपचाप बगैर कुछ कहे वॉशरूम की जानिब बढ़ गया। फर्श पर पाँव रखते ही इसने नमाज अदा की और फिर सोफ़े पर बैठकर कुरान मजीद पढ़ने लगी। इस दौरान वो इसको देखने लगी जो कल रात ही इसका हमसफ़र बना था। नम आँखों को साफ़ करती हुई वो उठकर रोते हुए अजान की तरफ बढ़ी। अजान के रोने पर अरीबा उठकर हैरत से उसे देख रही थी और फिर वो पास आकर अजान के सर पर हाथ फेरने लगी। इसके चेहरे पर खुशी के तासुरात थे। हाय बेबी, मैं हूँ आपकी मम्मा। इसने हल्का सा मुस्कुराकर हाथ बढ़ाया तो अजान कुछ देर सोचने के बाद इसका हाथ थामकर इसकी तरफ बढ़ा। चले, अब आप अपना नाम बताओ, वो हल्के से मुस्कुराते हुए बोली। अरीबा, वो आहिस्ता से बोली मगर सहमी हुई लग रही थी। वाओ, अरीबा का नाम तो बहुत प्यारा है। वो खुश होकर बोली। चले, अब जल्दी से उठें और फेस वॉश करते हैं, फिर हम बाहर जाकर कुछ खाते पीते हैं। फिर दोनों को वॉशरूम में ले जाकर इसने इनके कपड़े निकाले, चेंज करवाया और अजान को गोद में उठाकर अरीबा की उंगली थामे बाहर आ गई। किचन में आकर इसने मुलाज़मत से सारी चीज़ों के मुतालिक पूछा और फिर दूध देकर दोनों को लाउंज में लिटाया। कुछ देर बाद दलिया बनाकर वो इनके साथ खेलने लगी और अरीबा धीरे धीरे इससे फ्री हो चुकी थी। अलार्म की आवाज़ से नौफिल की आँख खुली तो कमरे में कोई भी नहीं था। वो हड़बड़ाकर उठा और कल रात का सब कुछ याद आया। गहरा सांस भरकर वो चप्पल पहने बाहर की जानिब बढ़ा। जैसे ही वो सीढ़ियाँ उतरकर लाउंज में आया, आगे का मंजर देखकर हैरान रह गया। इसके दोनों बच्चे हुरिया के साथ हंस खेल रहे थे और अरीबा को वो इससे पहले इतना खुश नहीं देख चुका था। वो अपनी हैरानी पर काबू पाते हुए इनकी तरफ बढ़ा और अरीबा ने जैसे ही उसे देखा फ़ौरन इसकी गोद में चढ़ गई। वो चुपचाप अरीबा की बातें सुन रहा था और साथ साथ कुछ सोच रहा था। फिर शाम को वलीमा था और वो तो चाहता ही नहीं था कि ये वलीमा हो, मगर राशिदा बेगम ने इसकी एक ना मानी और धूमधाम से वलीमा रखा गया था। वलीमे में एक औरत के मुंह से सुना कि हुरिया की मंगनी टूट चुकी है और वजह इसका कोई ऐब है। वो रात को जब घर वापस आया तो कमरे में दाखिल होकर देखा कि हुरिया दुपट्टा साइड पर रखे हुए थी मगर हिजाब पहन रखा था और वो अरीबा के दोनों हाथ थामे इसके किस्से सुन रही थी। एक काम करो, साथ वाले रूम में बच्चों का खुलवा रहा हूँ, इसी में बच्चों के साथ रहना। मुझे अपना रूम शेयर करना पसंद नहीं है, वो सपाट लहजे में बोला। हुरिया ने गहरा सांस भरा और कहा, फ़िक्र मत कीजिए, मेरा भी दिल आपके साथ रहने को बिल्कुल नहीं चाहता। ये सब बच्चों की खातिर कर रही हूँ और हाँ, कल मैं ख़ुद भी बच्चों के साथ रहूँगी। फ़िलहाल कमरा सेट करना है तो आज के दिन हम यहाँ रहेंगे। कल बच्चों का रूम इनके मुताबिक सेट करवा कर वहाँ शिफ्ट हो जाऊँगी। ये सुनकर नौफिल के माथे पर बल पड़ गए। तुम खुद को समझती क्या हो? मैं इतनी बदतमीज़ी बर्दाश्त नहीं कर सकता, समझ गई? वो गुस्से से बोला।
तुम जो मेरे साथ बदतमीज़ी कर रहे हो उसे बदतमीज़ी कहते हो, और जो तुम कह रहे थे इसका क्या? तुम हर चीज़ को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कहते हो, और जब मैं जवाब देती हूँ वो भी आराम से, तो वो भी तुम्हें चुभता है। वो नागवारी से बोली। तुम जो मेरे बच्चों के साथ इस तरह का रवैया रख रही हो वो मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है। ये सब तुम्हें मेरी तरफ माइल करने के लिए है, सही। तुम्हारी फितरत को मैं बाखूबी जान चुका हूँ। जितनी नेक तुम नज़र आती हो इतनी हो नहीं। ये सब तुम्हारा ढोंग है। मेरे सामने ये ढोंग मत रचाओ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम जैसी लड़कियों को। वैसे एक बात बताऊँ, तुम्हारे अंदर ऐसा कौन सा ऐप है कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी शादी एक शादीशुदा 2 बच्चों के बाप से कर दी? कहीं किसी और मर्द से तो नहीं? इसकी बात पे हुरिया का रंग फक हो गया और ब्राउन आंखें लबालब आंसुओं से भर गई। इसने मुड़कर अरीबा की तरफ देखा और फिर हल्का सा मुस्कुराते हुए इसकी तरफ मुड़ी। मैं आपकी इस बात का बहुत अच्छे से जवाब दे सकती थी, मगर जब माँ बाप की लड़ाइयाँ हो तो बच्चों पर बहुत ज़्यादा असर होता है, और अरीबा पहले ही बहुत सहमी हुई बच्ची है। वो तल्ख लहजे में बोली और वापस पलटने लगी। सीधी बात करो कि मैंने जो कहा वो सच और कड़वी है। तुम जैसी लड़कियां कभी घर में बस नहीं सकती जिनके अंदर ऐब हों, और शायद यही वजह होगी कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारी शादी एक 2 बच्चों के बाप से कर दी। एक बात मेरी ध्यान से सुन लेना, अगर तुम्हारे किसी अफेयर या किसी और करतूत का मुझे पता चला तो मैं तुम्हें जान से मार डालूँगा। वो सर्द लहजे में बोला और वार्डरोब की जानिब बढ़ा। सब आपकी पहली बीवी की तरह बदकिरदार और बदफितरत नहीं होती मिस्टर नौफिल। हुरिया ने कहा, आपकी बीवी जैसी औरतें किसी एक मर्द पे नहीं टिकती। इसके अल्फाज सुनकर नौफिल का चेहरा सुर्ख हो गया और वह गुस्से से आगे बढ़ा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बकवास करने की? तुम जानती नहीं हो कि वो मेरे लिए क्या है। मैं इसके मुतालिक एक लफ्ज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो इसकी तरफ आते हुए इसकी जबड़े दबोच कर दहाड़ा, और अरीबा सहम कर एक साइड पर खड़ी इन्हें देख रही थी। फिर वो हुरिया को धक्का देकर पीछे करता तेज़ी से बाहर निकल गया। इस कदर ज़िल्लत पर हुरिया की आंखों में नमी उतरने लगी और वो बच्चों को लेकर दूसरे कमरे में आ गई। आने वाले दिनों में वो पूरी कोशिश करती थी कि वो कभी भी नौफिल के सामने ना जाए, और वो थोड़ी देर के लिए आकर बच्चों के पास बैठता, फिर वापस अपने कमरे में चला जाता। इसकी तो अपनी ही कोई अलग दुनिया थी। ना उसे अपनी परवाह थी ना अपने बच्चों की। वो इस औरत की बेवफाई के बावजूद इससे मोहब्बत का दावेदार था। न जाने किस तरह का वो मर्द था जो ऐसी औरत से नफ़रत की बजाय ख़ुद को इसके पीछे ख्वार कर रहा था। एक दिन वो दफ्तर में बैठा अपना अहम काम निपटा रहा था जब एक खाकी कागज़ मिला। इसे जब उसे खोल कर देखा तो इसमें खुला के पेपर्स थे जो जीनिया की तरफ से आए थे। वो जैसे पागल हो गया। इसने अपना सब काम छोड़ दिया और यूं ही ऑफिस से निकलकर एक क्लब में जा पहुंचा। वहाँ इसने पहली बार शराब पी ताकि वो जीनिया को बुला सके। इसका दोस्त उसे तलाश करता वहाँ पहुँचा और उसे अपने फ्लैट पर ले आया। सुबह नशा उतरा तो वो अपनी कनपट्टियाँ मसलता उठा और साइड टेबल पर पड़े मोबाइल को उठाकर देखा। हुरिया की कई कॉल्स आई हुई थी, मगर इसने इन्हें इग्नोर कर दिया और दोबारा लेट गया। पूरा दिन शोक मनाने के बाद जब वो घर वापस आया तो राजदा बेगम लाउंज में बैठी हुई थी। इसने सलाम किया और पास आया तो वो गुस्से से रुख फिर गई। वो चुपचाप बैठा ही था कि हुरिया अंदर दाखिल हुई। अजान को गोद में उठा रखा था और वो निढाल सा लग रहा था। क्या हुआ उसे? नौफिल बेचैनी से बोला। वो बच्ची पूरी रात तुम्हारे बेटे को लेकर हॉस्पिटल में रही है। बुखार इतना तेज़ था, पूरी रात वो अकेली हॉस्पिटल में रही है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। रात से वो तुम्हें फ़ोन कर रही थी, मगर तुम तो नशे में धुत पड़े हुए थे, मुझे क़याम ने बताया। राजदा बेगम बोली। बुखार था, हॉस्पिटल में लेकर गई। और बुखार कैसे आया? वो गुस्से से बोला। किसी जाहिल औरत की लापरवाही से हुआ होगा। दो मेरे बच्चे को। अगर तुम्हें बच्चों का ख्याल नहीं था तो ये शादी ना करती। हुरिया नम आँखों से उसे देखती चुपचाप सोफे पर बैठ गई। शर्म कर लो कुछ बेगैरत। क्या अरीबा कभी भी बीमार नहीं हुई थी? उसे बुखार नहीं होता था? तो इसका मतलब है कि जीनिया भी कसूरवार थी, लेकिन आज तक तुमने उसे कसूरवार नहीं ठहराया। और आज अजान को वैक्सीनेशन डोज लगी थी, जिसकी वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा बुखार हो गया, जो सिरप से भी नहीं उतर रहा था। वो बच्ची कल सुबह से तुम्हारे पीछे हलकान हुई है और रात को भी हॉस्पिटल ले गई। रात से कितनी बार तुम्हें कॉल कर चुकी है।
मगर तुमने रिसीव ही नहीं किया, क्योंकि मेरा बेटा एक बदकिरदार औरत के गम में एक बाकिरदार औरत को छोड़कर शराब के नशे में धुत पड़ा हुआ था। राजदा बेगम बोलती चली गई, प्लीज़ मॉम, आप सीनिया को पीछे में मत लाएं। वो निगाहें चुरा कर बोला, बेगैरत, बेशरम, मुझसे इस तरह की बात करते हुए तुझे हया नहीं आ रही? मैं इससे बीच में इसलिए ला रही हूँ कि तुम उसे रोज़ बीच में लाते हो। उसे मेहरबानी कर कर हमारे बीच से निकाल दो, ताकि तुम भी सुकून से जी सको और बाकी सब भी। राजदा बेगम तो आज वाकई बहुत गुस्से में थी। वो लब भींच कर रह गया। होरिया, बच्चे जाओ, जाकर आराम करो, और अजान को उसे दो, ये खुद संभाले अपने बच्चे। तुम्हें क्या ज़रूरत है इसके बच्चों के लिए ख़ुद को हलकान करने की? राजदा बेगम ने कहा, आपको क्या लगता है कि मैं अपने बच्चों को संभाल नहीं सकता? संभाल सकता हूँ, और इससे बहुत बेहतर संभाल सकता हूँ। ये इसकी तीसरी डोज थी, मगर मैंने पहले 2 डोज में उसे संभाला था। जब इसको बुखार होता था तो मैं इसका इतना ध्यान से ख्याल रखता था कि बुखार चंद घंटों में उतर जाता था, मगर इसने तो ध्यान रखा ही नहीं होगा। औलाद नहीं है ना, यही इसकी अपनी औलाद होती तो ख्याल करती। वो कड़वे लहजे में बोलता गया। हुरिया एक झटके से उठी और अजान को उसे थमाते हुए तेज़ी से कमरे की जानिब बढ़ गई। वो दिल में खोलता हुआ अजान को उठाए अपने कमरे की जानिब चल पड़ा। इसने अजान को कमरे में आकर बेड पर लिटाया और उसे बहलाने लगा, मगर वो मुसलसल रोए जा रहा था। फिर वो उसे उठाकर कंधे से लगाए इधर उधर चक्कर काटने लगा। कुछ देर में वो इसके कंधे से लगे सो गया था। इसे एहतियात से उसे बेड पर लिटाया और कपड़े चेंज करने के लिए चला गया। कपड़े चेंज करके वो वापस आया और अपना ऑफिस का काम घर ही से करने लगा। वो अभी मीटिंग अटेंड कर रहा था कि अजान उठ गया और इसने ऊंची आवाज़ से रोना शुरू कर दिया। वो जल्दी से उठकर इसके पास गया और उसे कंधे से लगाते हुए अपने मैनेजर को सब समझाने लगा, मगर इसका पूरा ध्यान मीटिंग की जानिब नहीं हो रहा था, क्योंकि अजान मुसलसल रोए जा रहा था और वो उसे बहलाते हुए इधर उधर चक्कर काट रहा था। मीटिंग को इसने बीच में ही छोड़ दिया और फिर अजान को लेकर बाहर आया। वो उसे खिलाने के लिए कुछ सोच ही रहा था कि हुरिया अंदर दाखिल हुई और अजान अपने बाजू ऊपर करके इसकी तरफ लपकने लगा, मगर हुरिया ने उसे इग्नोर किया और तेज़ी से फ्रिज की जानिब बढ़ गई, जहाँ से नूडल्स निकालकर बाहर जाकर राजदा बेगम के पास सोफे पर बैठकर इत्मीनान से खाने लगी। और अजान ने अपना मुंह खोलकर ऊंची आवाज़ से रोना शुरू कर दिया। वो सख्त झंझलाकर उसे केला खिलाने लगा, मगर वो मुसलसल रोए जा रहा था। वो उसे वहीं छोड़कर झंझलाकर लाउंज में आया तो राजदा बेगम और हुरिया की बातें सुनकर रुक गया। मम्मी जी, जाकर मुझे देखने दीजिए, वो देखिए ना कितना रो रहा है। हुरिया बेचैनी भरे लहजे में बोली, कोई ज़रूरत नहीं है, वो फिर से तुम्हें सुनाएगा। तुम्हारी भी कोई इज़्ज़त नफ्स है हुरिया। मैं मानती हूँ कि तुम्हें बच्चों से बहुत प्यार है, लेकिन अपनी इज़्ज़त नफ्स को दांव पर मत लगाओ। ये यूँ ही रोता रहेगा, फिर तुम्हें अपनी इज़्ज़त खुद करवाना सीखनी होगी। मैं ये नहीं कह रही कि ये तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, बल्कि मैं तो हर इस औरत को मशवरा दूंगी जिसका शौहर इस तरह का हो कि वो अपनी सगी औलाद को भी छोड़कर चली जाए, 2 दिन के लिए कहीं और चली जाए। मेरा मशवरा है कि तुम 2 दिन के लिए अपने मैके जाकर छोड़ दो सब कुछ, ये संभालता रहेगा खुद ही। 14 तबक रोशन हो जाएंगे जब दोनों बच्चों को संभालेगा। राजदा बेगम की बात पर वो गुस्से से पास आया। कैसी माँ हैं आप? आपका बेटा इस कदर परेशान है और आप अपनी बहू को उल्टे सीधे मशवरे दे रही हैं। मेरी माँ हैं आप या इसकी? वो सख्त झंझला कर बोला तो राजदा बेगम ने उसे जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा, बल्कि वो अपनी तस्बीह के दाने गिराते हुए उसे ऐसे ही इग्नोर कर रही थी जैसे वो इनसे नहीं किसी और से बात कर रहा हो। वो पैर पटकता हुआ वापस पलटा, अजान को वहाँ से उठाया और अंदर ले आया। फिर वो उसे केला खिलाने के बाद कुछ देर तक कंधे से लगाए इधर उधर टहलते हुए सुलाने की कोशिश करने लगा। अजान जब चुप हो गया, मगर जैसे ही वो उसे लिटाने के लिए बेड की तरफ बढ़ा, वो फिर से रोना शुरू हो चुका था। वो लब भींच कर उसे देखने लगा और इसी वक्त हुरिया अंदर दाखिल हुई तो वो हुरिया की तरफ देखकर इसकी तरफ लपकने लगा और इससे जल्दी से उसे सीने से लगा लिया। वो फ़ौरन चुप हो गया और वो उसे लेकर बाहर निकल गई। कुछ देर के बाद जब वो उसे देखने के लिए कमरे में आया, हुरिया इन दोनों के साथ खेल रही थी।
और कितने सारे खिलौने और टेडी बियर बिखरे पड़े थे। वो एक्शन के साथ एक पोएम गा रही थी, आहा टमाटर बड़े मज़ेदार, और इसके एक्शंस को अरीबा कॉपी करते हुए हंसते हुए लोटपोट हो रही थी, जबकि अजान भी किलकारियाँ मारकर हंस रहा था। हुरिया की नज़र जैसे ही इस पर पड़ी वो चुप होकर बेड पर बैठ गई। मम्मा फिर से, अरीबा ने कहा तो वो इसके मम्मा कहने पे चौंक गया। अरीबा बेटा, ये आपकी मम्मा नहीं है, आप इन्हें आइंदा से मम्मा नहीं आंटी बोलोगी। आपको पता है ना कि आपकी मम्मा ज़रूरी काम के लिए गई हैं, जिनकी मम्मा नहीं होती वो मम्मा बोलते हैं, और आपकी मम्मा तो हैं, वो बोला। अरीबा कंफ्यूज सी इन्हें देखने लगी और हुरिया साकित सी खड़ी थी। फिर वो बच्चों के साथ खेलने लगा, मगर हुरिया बोझल दिल से एक साइड पे बैठ गई। इसके अल्फाज ने हुरिया के दिल के हज़ारों टुकड़े कर दिए थे। कुछ देर बच्चों के साथ खेलने के बाद वो उठकर बाहर चला गया और हुरिया इन्हें सुलाने के बाद खिड़की में आकर खोए खोए अंदाज में आसमान को देखने लगी। ए अल्लाह, मैं तेरी रज़ा पे हमेशा राज़ी हूँ। मैं जानता हूँ कि तू अपने बंदों को जब आजमाता है तो तेरा कोई ना कोई मकसद होता है। मैं जानती हूँ कि ये मेरी आजमाइश है, लेकिन ए अल्लाह, तू भी जानता है ना कि तेरी ये बंदी नन्हे से बच्चों को किस कदर मोहब्बत करती है, मगर मुझे पता है तू सबसे प्यारी चीज़ छीन कर आजमाता है। वो दिल ही दिल में अल्लाह से मुखातिब थी। फिर कुछ देर के बाद वो आकर सोने के लिए लेट गई। अगले दिन शाम को वो लाउंज में बैठी अरीबा को कलमा सिखा रही थी कि थका मांदा सा वो अंदर दाखिल हुआ और उसकी आंखें सुर्ख अंगारे बनी हुई थी। वो माथा मसलते हुए सोफे पर बैठ गया। क्या हुआ बेटे, तुम्हारी तबीयत ठीक है? कुछ देर बाद राजिदा बेगम वहाँ आई तो इन्हें यूँ बैठे देखकर उन्होंने पूछा, सुबह से बुखार सा लग रहा था, सर में बहुत ज़्यादा दर्द है, प्लीज़ एक कप स्ट्रॉन्ग सी चाय बनाकर कमरे में भेज दीजिएगा। मैं कुछ देर आराम करूँगा, फिर मुझे ऑफिस का काम करना है। काफ़ी दिनों से काम पेंडिंग हो गया है मेरा, वो बोला और उठकर अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। राजिदा बेगम ने इसके जाने के बाद हुरिया से कहा कि वो इसके लिए चाय बनाकर कमरे में ले जाए और इसका थोड़ा बहुत ख्याल रखे, शायद इस तरह वो इसकी तरफ माइल हो जाए। हुरिया के दिल तो नहीं चाह रहा था, क्योंकि वो जानती थी कि वो शख्स किस कदर अपनी पहली बीवी से मोहब्बत करता है, और इसके इश्क ने तो उसे बिल्कुल ही अंधा कर दिया था कि इसकी तमाम गलतियों के बावजूद वो अब भी उसे चाहता था। चाय बनाकर जब वो इसके कमरे में आई तो वो सोफे के पुश से टेक लगाए आंखें मूंदे हुए पड़ा था। हुरिया ने पास जाकर उसे पुकारा और चाय इसकी तरफ बढ़ाई। इसने आंखें खोलकर उसे देखा और इसकी आंखों की सुर्खी देखकर हुरिया को खौफ सा महसूस हुआ। वो निगाहें चुराते हुए चाय थमाकर वापस मुड़ने लगी तो नौफिल ने बेख्तियार उसे पुकारा। वो मुड़कर सवालिया निगाहों से उसे देखने लगी और नौफिल अपनी निगाहों से कंफ्यूज होकर सोचने लगा कि उसे इससे बात क्या करनी थी कि जो उसे रोक दिया। फिर इसे बच्चों के बारे में पूछा तो हुरिया ने उसे बता दिया कि वो वहाँ से वापस पलट गई। नौफिल चाय पीकर मुस्तरफ सा लेट गया। फिर रात को इसकी आँख खुली तो उसे भूख का सख्त एहसास हुआ, मगर वह महसूस कर रहा था कि इसके जिस्म से आग निकल रही है और पूरा जिस्म टूट रहा था। प्यास की शिद्दत से हलक में कांटे की तरह चुभने लगे। बेबसी के एहसास से वो अपना सर तकिए पर पटकने लगा। फिर कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ कि कोई इसके पास आकर खड़ा है। नौफिल, आप ठीक हैं? हुरिया ने इसके करीब झुकते हुए पूछा। और पानी, वो बामुश्किल बोला। हुरिया ने जल्दी से साइड टेबल पर पड़े हुए जग से पानी डाला और उसे सारा देकर बिठाते हुए गिलास इसके लबों से लगा दिया। वो आहिस्ता आहिस्ता पानी पीने लगा, मगर पानी भी इसके हलक में अटक रहा था। फिर वो गिलास हटाता बेड से उतरने लगा। क्या हुआ, आपको कहीं जाना है? हुरिया ने पूछा तो वो बगैर जवाब दिए उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगा। एकदम से इसकी आँखों के आगे अंधेरा छा गया। वो लड़खड़ाया और गिरने ही वाला था कि हुरिया ने फ़ौरन उसकी कमर में हाथ डालकर उसे सहारा दिया। आपकी तबीयत ठीक नहीं है नौफिल, प्लीज़ आप आराम कीजिए, वो बोली। नहीं, मुझे पता है कि गर्मी का बुखार है, ये ऐसे नहीं उतरेगा। मैं हमेशा शावर लेता हूँ, इससे थोड़ा फ़र्क पड़ता है। वो इसका बाजू हटाते हुए बामुश्किल चलता हुआ वॉशरूम में आया। हुरिया भी इसके पीछे थी। हुरिया ने उसे वहाँ खड़ा करके शावर ऑन कर किया और मुड़ने ही लगी थी कि अचानक इसका पाँव फिसला और नौफिल के
सीने से टकरा गई। वो इतने करीब थी कि नौफिल के लिए के लब इसके माथे को चूम रहे थे। हुरिया अपनी मुंतशिर धड़कनों को काबू करती तेज़ी से पीछे हटने लगी कि नौफिल ने इसकी कमर में हाथ डालते हुए उसे अपने करीब कर लिया और इसके लबों पर शिद्दतें बरसाने लगा। हुरिया की शर्ट को मुट्ठियों में जकड़े वो काँप रही थी। फिर नौफिल ने उसे घुमाकर इसकी पीठ हुरिया तेज़ी से बाहर निकली और फिर अपने सामान के बारे में सोचने लगी। बच्चों के कमरे में पड़ी नाइटी जो राजदा बेगम ने इसकी शादी की रात रखी थी पहनकर बाल खुश्क करने लगी। रात भर उसे अपनी माँ हुरिया ने उठकर अपने बाल समेटे और वॉशरूम में आकर चेहरा शीशे में देखा। एक शर्मगी मुस्कुराहट इसके लबों पर तैरने लगी। फिर वो फ्रेश होकर बाहर निकली तो नौफिल गहरी नींद में था। इसने पास जाकर नौफिल का माथा छू कर देखा तो वो अब नॉर्मल लग रहा था। बुखार उतर चुका था। नौफिल ने उसके छूने पे आंखें खोली और फिर उसे ज़ोर से पीछे हटाते हुए उठकर बैठ गया। तुम क्यों आई थी मेरे पास रात को? वो गुस्से में बोला। हुरिया का चेहरा मुरझा सा गया। मतलब रात को बुखार की शिद्दत में वो उसे हक जता रहा था। तुम्हें नहीं आना चाहिए था मेरे पास। तुम भी बच्चे पैदा करके मेरे पास फेंक कर चली जाओगी। वो हलक के बल धाड़ कर बोला तो हुरिया ने कर्ब से आंखें मीच ली। ये सब तुमने जानबूझकर किया है ना? लेकिन एक बात याद रखना, इस मामले को इतना भी सीरियस मत लेना, क्योंकि अगर तुम माँ बनने वाली हो तो मैं ये बच्चा मरवा दूंगा, समझी तुम? वो इसके जबड़े भेजकर बोला। हुरिया की आंखें झलक उठी। बस बहुत हो गया। क्या समझते हैं आप मुझे? क्या आपने मुझे पत्थर समझ लिया है कि जिसे दर्द नहीं होता? मैं रात आपकी तीमारदारी के लिए आई थी कि आप तकलीफ़ में होंगे, मगर कुछ लोग बहुत ही एहसान फरामोश होते हैं जो सिर्फ दुख देना जानते हैं। फ़िक्र मत कीजिए मिस्टर नौफिल यज़दानी, आपके नसीब में मुझसे औलाद पैदा होना नहीं लिखा। वो बेदर्द होकर आंसू साफ करते हुए कमरे से बाहर निकलती चली गई। वो सर झटक कर उठकर फ्रेश होने के लिए चला गया। जब वो बाहर आया तो राजदा बेगम लाउंज में बैठी थी। अरे बेटा, बात सुनो, आज हुरिया के मॉम डैड की सालगिरह है तो उन्होंने घर में पार्टी रखी हुई है। तुम दोनों को इनवाइट किया है तो जल्दी आ जाना। हुरिया को लेकर इसके मैके चले जाना, राजदा बेगम ने कहा तो वो सर इस बात में हिला गया। शाम को जब वो घर पहुंचा तो बच्चे रेडी बैठे थे और हुरिया वाइट और गोल्डन कलर की एम्ब्रॉयडरी की मैक्सी में बहुत हसीन लग रही थी। इसने गोल्डन कलर का ही हिजाब भी ले रखा था। वो मबहूत सा उसे देखता रहा। जब वो वहाँ पहुँची तो सब घर वाले नौफिल से बहुत अच्छे तरीके से मिले और उसके बच्चों पर तो वारिस रख के जा रहे थे। वो एक टेबल पर आकर बैठ गया और बाकी सब भी वहीं पर आ गए। अरीबा तो इतनी खुश थी मगर अजान कुछ सहमा हुआ था और ज़ोर से हुरिया के गले लगा रहा। आंटी चलो हम भी सब शूट करवाएं, अरीबा ने कहा। अरे बेटा, आंटी क्यों बोल रही हो? मम्मा बोलो ना, हुरिया की वालदा ने कहा तो नौफिल के माथे पर अंगने बल पड़ गए। नहीं अम्मी, वो दरअसल अभी उसे आदत नहीं है ना, तो इसलिए ऐसा बोलते हैं। आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा, ठीक है। आपको पता है ना कि बच्चों की नेचर किस तरह होती है, तो एकदम से अगर हम उसे इस तरह कहेंगे तो बुरा लगेगा। हुरिया जल्दी से बोली। अरे हुरिया, तुम्हें कुछ पता चला? वो आदिल का बच्चा होने वाला था मगर इसकी बीवी सीढ़ियों से गिर गई। सलमा तो 2 दिन पहले ही मिठाई लेकर आई थी हमारी तरफ। बड़ा हंस कर बता रही थी कि मेरे आदिल ने बाप बन जाना है। अल्लाह पाक ने देखो कैसा सबक सिखाया है इनको। वैसे ऐसी बातों पर खुश नहीं होते, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई। और पता है, डॉक्टर ने तो ये तक कहा है कि दूसरी बार की कोई उम्मीद मत रखे। हुरिया की भाभी ने कहा तो नौफिल ने नागवारी से देखा, जो कि किसी के बच्चे के खो जाने पर खुश हो रहे थे। अरे रहने दो रोमी बेटे, ऐसे लोगों का क्या है, इसको तलाक देकर और शादी करवा देंगे। मैं तो दिल से दुआ कर रही थी कि आदिल के साथ कुछ ऐसा हो कि कभी बाप ना बन सके, हुरिया की बहन ने कहा। नौफिल इनकी बातों पर पहलू बदल रहा था। बस करें आपा, अल्लाह ना करे ऐसा हो। अकलौते बेटे हैं वो सलमा खाला के, अल्लाह पाक इन्हें साहिब औलाद करे, हुरिया जल्दी से बोली। तो फिर भी इनके लिए दुआ कर रही हो?
कर रही है। तुझे पता है ना मैं तेरा क्या सलूक किया था जब तुम्हारे बारे में पता चला था कि तुम माँ नहीं बन सकती। अब फ़ौरन रिश्ता तोड़ दिया ना। और वो मोहब्बत का दावेदार आदिल एक इम्तिहान में कामयाब नहीं हो सका। माँ ने कहा कि बेटे हमारा ख़ानदान कैसे चलेगा। हुरिया की बहन की बात पे इसने चौंक कर बेयकीनी से हुरिया को देखा और ज़ोर से लब भींच लिए। छोड़िए ना आप ही, क्या हो गया है आपको? मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी प्लीज़। मुझे ये बच्चे मिल चुके हैं, मेरी ममता को करार आ चुका है और मैंने ना कभी इस बात का बुरा मनाया है और ना ही मुझे इनकी बात में कोई भी हर्ष नज़र आया। वो बिल्कुल ठीक है अपनी जगह पर। वो पुरसुकून लहजे में बोली तो वो सब चुप हो गई। मगर नौफिल बहुत बेचैन था और उसे अपनी सुबह की बात याद आई तो वो दिल ही दिल में ख़ुद को मलामत करने लगा। फिर जब पार्टी से वापस आए तो वो कपड़े चेंज करने के बाद बच्चों के कमरे में आया। वो बच्चों को सुला रही थी। अरीबा उसे देखते ही खुश हो गई। वो दूसरी साइड पे आकर अरीबा को सुलाने लगा और जैसे ही बच्चे सो गए तो वो उठकर अपना हिजाब खोलने लगी। वो इसके पीछे आकर खड़ा हो गया और मिरर में उसे देखा, जो कि निगाहें उठाकर भी नहीं देख रही थी। आई एम सॉरी, मैंने जो भी कहा वो अनजाने में कहा। मुझे नहीं मालूम था कि तुम माँ नहीं बन सकती। आई एम सो सॉरी, वो बोला तो वो तल्ख मुस्कुराहट से देखते उसे मुड़कर देखने लगी। आपकी सॉरी को अपने पास ही रखें, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, अगर मैं माँ बन सकती होती तो तब भी आपको ये बात कहने का हक़ नहीं पहुँचता था। मैं नहीं कल रात आपके पास आई थी। मैंने नहीं आपसे कहा था कि मुझे उठाकर बेड पे ले जाकर अपना हक़ जताएं। मैं तो इंसानियत के नाते आपकी तीमारदारी करने के लिए आई थी। मगर अफसोस कुछ लोग इस काबिल होते ही नहीं हैं कि इनके साथ भलाई की जाए। मुझे अब इन चीज़ों का दुख नहीं होता। पता है आप मर्द सब के सब एक जैसे होते हैं, कभी भी जज्बात का ख्याल नहीं रखते। जैसे आदिल था जो कि मुझसे मोहब्बत का दावा करता था, मगर जब एक्सीडेंट में मैंने अपनी माँ बनने की सलाहियत खोई तो इसकी सारी मोहब्बत ख़त्म हो गई। और इसी तरह एक आप हैं जो अपनी साहबका बीवी की मोहब्बत में इस कदर अंधे हैं कि इसके ऐब जानने के बावजूद इससे नफ़रत नहीं करते, बल्कि जो आपके साथ वफ़ा नहीं कर पाई इससे नफ़रत करते हैं। समझ नहीं आती मैं क्या कहूँ, क्योंकि मैं आप मर्दों की नेचर को समझ ही नहीं पा रही। लेकिन अब बस बहुत हुआ। अगर आप ये समझ रहे हैं कि आपकी सॉरी करने पर मैं दोबारा से आपके पहलू में आकर बैठ जाऊंगी तो ये आपकी खाम ख्याली है। मेरी भी कोई इज़्ज़त नफ्स है। मैं क्यों अपनी इज़्ज़त नफ्स को बार बार मजरूह करवाऊँ। मैं यहाँ इन बच्चों की वजह से हूँ और ये बच्चे मेरे लिए बहुत अहम है, क्योंकि ये मेरे लिए मेरे जीने का सहारा बन चुके हैं। ये बच्चे भी मेरी तरह आपकी बेइतनाई के डसे हुए हैं। वो तल्ख लहजे में बोलती चली गई। अब तुम ज़्यादा ही बोल रही हो। मैंने कब बच्चों के साथ इस तरह का रवैया किया है? सही तो रहता हूँ बच्चों के साथ। तुम्हें लगता है कि मैं अपने बच्चों से प्यार नहीं करता? वो गुस्से से बोला। मैं यही कह रही हूँ कि आप अपने बच्चों से बिल्कुल प्यार नहीं करते। अगर आपको अपने बच्चों से प्यार होता तो आप अपने गम को भूलकर इनकी खुशियों के लिए खुश रहते, इन्हें खुश रखने का सोचते जो आपके लिए जीते हैं। मगर आपने तो अपने आप को एक ऐसी औरत के साथ फंसाया हुआ है जो कि किसी और मर्द के साथ घूम फिर रही है। कैसे मर्द हैं आप? जहाँ एक औरत बर्दाश्त नहीं करती कि इसका मर्द किसी दूसरी औरत के साथ नाजायज़ ताल्लुकात रखे, वहाँ आप ये कैसे बर्दाश्त करते हैं कि वो किसी गैर मर्द के साथ फिर रही है, फिर भी इसका नाम ख़ुद से जुदा नहीं करना चाहते? अल्लाह पाक ने कुरान पाक में हर चीज़ को वाज़ेह किया है कि अगर औरतें खुल्लम खुल्ली बेहयाई लेकर आएँ तो इनके साथ किस तरह का सलूक करना चाहिए। आपकी बीवी बेहयाई के झंडे लहरा रही है और आप आज भी इससे मोहब्बत करते हैं। वो बोलती चली गई। बस बहुत बोल चुकी। तुम्हें क्या लगता है इसको इस तरह किसी और मर्द के साथ देखकर मैं सुकून में हूँ? नहीं, मैं किस कदर बेसुकून हूँ इसका तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती। और उसे तलाक के बाद भी किसी और मर्द के साथ देखना मेरे लिए बर्दाश्त के बाहर नहीं होगा। वो तल्ख लहजे में बोला। जानती हूँ, और ये एक हल्की सी कसक हमेशा ही बाकी रहती है, मगर इसकी वजह से आप अपनी बाकी की खुशियों को दाव पर नहीं लगा सकते। मैं भी आदिल को पसंद करने लगी थी। दुख था इनके छोड़ने का, मगर मैंने इसकी सज़ा अपनों को नहीं दी, बल्कि ये कहा कि मेरे लिए ऐसा रिश्ता ढूंढे जो कि शादीशुदा बच्चों का बाप हो, ताकि मैं अपनी ज़िंदगी को ठहरा हुआ महसूस ना करूँ। ये बच्चे ज़िंदगी जीने की वजह हैं। वो बोलती जा रही थी, मगर इसका जहन आदिल को पसंद करने की बात पर अटक चुका था।
तुम आदिल को पसंद करती थी? इसने पूछा तो हुरिया ने बेयकीनी भरे अंदाज में उसे देखा। मैंने इतनी लंबी बात की, मगर इसमें से आपने क्या बात पकड़ी कि मैं आदिल को पसंद करती हूँ? हद होती है किसी चीज़ की। मुझे आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना। भाड़ में जाएं आप। वो गुस्से से बोलती हुई उसे पीछे हटाती इसकी साइड से होकर गुजरने लगी तो इसने एक झटके से इसका बाजू थामकर अपने सामने कर लिया। मैंने जो पूछा है, पहले मेरी बात का जवाब दो यार। तुम आदिल को पसंद करती थी? वो लब भींच कर बोला। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं पसंद करती थी या नहीं? आपको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मेरी ज़िंदगी में कोई भी माजी में रहा हो, लेकिन इस वक्त मेरे हमसफ़र आप हैं और मैंने आपके साथ किसी भी किस्म की बेवफाई नहीं की। तो आप मुझसे इस तरह का सवाल करने वाले कौन होते हैं? अगर तो मैंने आपके रिश्ते में होते हुए बेवफाई की है तो तब सवाल कीजिए। मेरा माजी पीछे रह चुका है, इसके बारे में मुझे मत पूछिए। वो अपना बाजू छुड़ाते हुए नागवारी भरे लहजे में बोली। मतलब मैं भी तुम्हारी ज़िंदगी में दूसरे नंबर पे हूँ, जैसे जीनिया के लिए था। वो कर्ब से बोला। अच्छी यूज़ मी, मुझे अपनी पहली बीवी से मिलाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एक्सक्यूज़ मी, मुझे अपनी पहली बीवी से मिलाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं इसके जैसी बिल्कुल नहीं हूँ और पसंद इंसान की कोई भी हो सकती है। वो मेरा मंगेतर रहा था, 5 साल हमारी मंगनी रही और हमारी हल्की फुल्की आते जाते बात भी होती थी जैसे कज़न्स में होती है। और इस दौरान अगर मुझे इसकी कोई आदतें अच्छी लगी तो मैंने पसंद कर लिया तो क्या हुआ? मगर जब इसने मुझे छोड़ दिया तो मैंने उसे अपने दिल से निकाल दिया था। मैं किसी को अपने दिल के साथ खेलने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दी थी। वो तल्ख़ लहजे में बोली तो वो लब भींच कर रह गया। फिर सर झटक कर वो कमरे से बाहर निकल गया, मगर वो बेइख्तियार इसी के मुतालिक सोच रहा था। रात भर उसे एक पल के लिए चैन नहीं आया। अगले दिन वो ऑफ़िस में भी यूँ ही मुस्तरब रहा और शाम को जब वो घर आया तो राशिदा बेगम मुलाज़िमा के साथ बच्चों को लेकर बैठी हुई थी। वो सलाम करता हुआ इनके पास बैठा तो राशिदा बेगम ने मुलाज़िमा को पानी लाने के लिए कहा, मगर इसकी निगाहें तो इस दुश्मन जान को तलाश कर रही थी जो इसके दिलो दिमाग पर चढ़ आई थी। अम्मी, वो हुरिया कहाँ है? जब वो उसे काफ़ी देर तक नज़र नहीं आई तो इसने बुलाकर सवाल कर ही दिया। इसकी वालिदा की तबीयत ख़राब थी तो इन्हें लेकर अस्पताल गए थे। वो अभी वहीं पर गई हुई है। अभी कुछ देर पहले इसका फ़ोन आया था। अब इसकी वालिदा की तबीयत कुछ बेहतर है। मैंने फिर भी कहा कि अभी वहीं पर ठहरे। पता नहीं वहाँ जाकर भी उसे कोई सुकून नहीं है। सुबह से पता नहीं कितने फ़ोन कर के बच्चों का पता कर चुकी है। सच में मैं तो खुश हो जाती हूँ जब वो बच्चों का इतना ख्याल रखती है। मुझे अपने फ़ैसले पर बहुत फ़ख्र महसूस होता है। इसीलिए तो मैंने उसे तुम्हारे लिए चुना था, क्योंकि मैं जानती थी कि वो जिस महरूमी से गुज़र रही है, इस महरूमी की वजह से वो बच्चों से बहुत मोहब्बत करेगी। राशिदा बेगम बोली। आप ये बात जानती थी कि वो माँ नहीं बन सकती? वो लब भींच कर बोला। हाँ, मैं जानती थी। तुम्हें नहीं मालूम था? राशिदा बेगम ने चौंक कर पूछा। नहीं जानता था, इस दिन पार्टी पर पता चला। आप कम से कम ये बात मुझे तो बता देती। आप जानती हैं मैंने कितनी शिद्दत से हर्ट किया था? वो लब कुचलते हुए बोला। हाय रब्बा, मुझे लगा कि वो बच्ची खुद ब खुद तुम्हें बता देगी और तुमने किस बात पर उसे अब तकलीफ़ दी है। कितना दिल दुखा होगा इस बच्ची का। पहले इसका रिश्ता टूटा था, 5 साल तक इसका रिश्ता रहा था, मगर सगी खाला ने तोड़ दिया रिश्ता। लेकिन बच्ची ने ज़रा सा माइंड नहीं किया। मैं बुशरा की बात कर रही हूँ, इसकी सगी खाला है। शादी पर गए थे ना हम वहाँ, तब वो इसी लड़के की शादी थी जिससे हुरिया की शादी होने वाली थी। जब मुझे फ़रत ने बताया था, मैं तो इस लड़की की हिम्मत पे दाद दी कि शादी पर आई थी और अपनी पूरी फैमिली को लेकर आई थी, ये कहकर कि हमें कहाँ रहना है, नहीं करनी। तब मुझे एहसास हुआ कि बच्ची एक हीरा है। हम तुम जैसे लोग इतनी हिम्मत वाले नहीं होते। इसीलिए मैं कहती हूँ उस बच्ची की कदर करो, और मैंने उसे चुना भी इसीलिए है कि वो एहसास करने वाली है। वो महरूमी का शिकार है और वो इसी महरूमी के चलते इन बच्चों पे अपनी ममता को निछावर कर देगी, क्योंकि इसको बच्चों से वैसे ही बहुत लगाव है। राशिदा बेगम बोलती चली जा रही थी। और वो जो किसी और मर्द को पसंद करती है, अभी तक आपने एक ऐसी औरत को मेरी ज़िंदगी में लाकर खड़ा कर दिया जो कि अपने दिल में किसी और को बसाए हुए थी। वो तल्ख़ लहजे में बोला। तो तुम्हें क्या तकलीफ़ है? इसने अगर कभी किसी मर्द को पसंद किया हुआ था तो इससे तुम्हें क्या तकलीफ़ है? क्या तुम्हारे दिल में नहीं थी? बल्कि अभी तक है। तुम तो शादी के बाद भी इसी औरत के मोहब्बत के गुण गा रहे हो जो कि तुम्हारी नफ़रत के भी लायक नहीं है। अगर तो वो शादी के बाद किसी और के मर्द के साथ राब्ते में है तो तुम ये बात करते हुए अच्छे लगते हो। इस लड़के की शादी को 2 साल हो गए हैं और वो 3 साल पहले छोड़ चुका था। औरत की मुश्किल वक्त में जब मर्द छोड़ देता है तो औरत ऐसे मर्द को मुँह नहीं लगाती जो शर्म व हया वाली होती हैं।
और वैसे तो शर्म हया वाला मर्द भी हो तो ऐसी औरत को कभी भी मुँह नहीं लगाता जो कि गैरों के साथ घूमती फिरती हो। मगर तुम्हारी शर्म कहाँ चली गई है? राजदा बेगम ने बोलते हुए अगले पिछले सारे हिसाब बेबाक करते हुए इसके 14 तबक रोशन कर दिए थे। अब ऐसे तो मत बोलिए ना, वो झंझलाकर बोलता हुआ उठ खड़ा हुआ। अच्छा, इन बातों को छोड़ो और जाकर हॉस्पिटल इस बच्ची को देखो। इस वक्त उसे तुम्हारी सख्त ज़रूरत होगी इन मुश्किल हालात में। इसका साथ दोगे ना तो तुम्हारे मुश्किल हालात में ढाल बनकर खड़ी रहेगी। राजदा बेगम ने कहा तो वो सर्द आह भरकर उठकर फ्रेश होने चला गया। जब वो हॉस्पिटल पहुंचा तो हुरिया अपनी वालदा को जूस पिला रही थी। इसे सलाम किया और फ्रूट्स की शॉप पर रखकर उसे देखने लगा, जो नमाज के अंदाज में चादर लपेटे हुए थी। अरे बेटा, उसे ले जाओ और कुछ खिला पिला दो। सुबह से इस बच्ची ने पेट में कुछ नहीं डाला, हुरिया की वालदा ने कहा तो वो उठ खड़ा हुआ और उसे लेकर कैफेटेरिया की जानिब बढ़ा। सो मैडम, अगर तुम्हारी माँ को कुछ हुआ था कम से कम मुझे फ़ोन करके तो खुद बता दो। ऐसे भी क्या नाराज़गी? वो इसके साथ चलते हुए बोला तो वो बग़ैर कुछ कहे आगे बढ़ती जा रही थी। बच्चे कैसे हैं? ज़्यादा तंग तो नहीं किया उन्होंने माँ को? वो आहिस्ता से बोली। सुबह से कितनी बार तुमने माँ को फ़ोन करके पूछा है? अब माँ के बच्चों के बारे में भी पूछ लो कि मैं कैसा हूँ। हद होती है यार किसी चीज़ की। वो न रूठे अंदाज में बोला तो वह हैरत से उसे देखने लगी। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो? पूछो ना कि मैं कैसा हूँ। वो बोला। कैसे हैं आप? वो सर झटक कर बोली। बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। पता नहीं तुमने क्या कर दिया है मुझे। रात एक पल के लिए मैं सोया नहीं और दफ्तर में भी तुम ही मेरी निगाहों के सामने फिर रही थी। मैं तुम्हें सारा दिन मिस कर रहा था, मगर तुमने मुझे एक बार भी नहीं पूछा कि मैं कैसा हूँ। ये अच्छी बात नहीं है। वो बोला तो इसका हैरत से मुंह खुल गया। आप मुझे मिस कर रहे थे, लेकिन क्यों? वो सर झटक कर बोली। एक शौहर अपनी बीवी को क्यों मिस करता है? नौफिल ने पूछा। मुझे क्या पता क्यों। हद करता है। मेरी पहली बार शादी हुई है और ना मुझे इस बात का तजुर्बा है और ना ही मैंने किसी से पूछा। वो इत्मीनान से बोली। शौहर अगर अपनी बीवी को याद नहीं करेगा तो किसको याद करेगा? वो मुंह बनाकर बोला। ओह अच्छा, लेकिन आपकी तो 2 बीवियाँ हैं ना। मुझे कैसे पता चले कि आप किस बीवी को याद कर रहे हैं? एक तो आपके दिलो जान में बसती है और मैं तो कहीं भी नहीं हूँ। वो अफसरदगी भरे अंदाज में बोली। मैं तुमसे इस बात का वादा नहीं करता कि मैं उसे कभी याद नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने इससे बहुत मोहब्बत की है। मैं उसे भूल नहीं सकता, लेकिन शायद इसको याद करते हुए मुझे अब नफ़रत महसूस होगी, क्योंकि इसने मेरे बच्चों तक को इग्नोर किया। मेरी मोहब्बत चाहत का सिला इसने बहुत बुरा दिया है, लेकिन वो सिर्फ़ एक बुरी याद बनकर रहेगी। अब मेरी मोहब्बत नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी भर मुखलिस रहना चाहता हूँ। अब तुम्हारा हाथ थामे अपने बच्चों के साथ एक मुकम्मल ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। क्या तुम मेरा साथ दोगी? वो अपना हाथ इसकी तरफ फैलाते हुए बोला तो हुरिया अपना चेहरा हाथों में छुपाए फूट फूट कर रोने लगी। नौफिल ने गड़बड़ा कर इर्द गिर्द देखा तो सब लोग इन्हीं की तरफ मुतवज्जा थे। क्या हुआ? रो क्यों रही हो? नौफिल ने घबरा कर कहा। क्या मैंने कुछ अलग कह दिया? प्लीज़, अगर मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं बहुत सॉरी कह रहा हूँ। ये कहकर वो इसके बराबर बैठते हुए इसका हाथ थाम कर बोला। हुरिया इसके सीने में अपना चेहरा छुपाए रोने लगी। नौफिल इसकी हरकत पर सटपटा सा गया और फिर वो धीरे से बोला। हुरिया, सब देख रहे हैं। हुरिया आहिस्ता से अलग हुई और ज़रा दूर जाकर चादर से आंसू साफ़ करने लगी। वो धीमी मुस्कुराहट से उसे देखने लगा, जैसे उसे सुकून देने की कोशिश कर रहा हो। कुछ देर वो दोनों वहाँ बैठे रहे। फिर नौफिल ने उठने का फ़ैसला किया और दोनों घर के लिए रवाना हो गए। घर पहुँचे तो हुरिया बच्चों के कमरे में चली गई। नौफिल सख्त झंझला सा गया और गुस्से से सोने की कोशिश करने लगा, मगर नींद आँखों से कोसों दूर थी। कितनी देर वो करवटें बदलता रहा, फिर उठकर बैठ गया। इसी के मुतालिक सोचने लगा, क्या हो रहा है? क्यों इसके बिना जीना दुश्वार हो रहा है? फिर वो तेज़ी से उठा और बच्चों के कमरे की जानिब बढ़ा। वो दोनों बच्चे के दरमियान चितलेटी पुरसुकून सी सो रही थी। लो जी, मेरी नींदें हराम करके खुद मज़े से सो रही है। नौफिल बड़बड़ाता इसके पाँव से होता हुआ इस पे झुककर इसके याकूवती लबों पर सितम ढाने लगा। ये क्या कर रहे हैं आप? हुरिया घबराहट भरे अंदाज में बोली।
तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर तुम समझती हो कि इन बच्चों के दरमियान सोकर मेरी गुर्बत को तुम ख़राब कर सकोगी तो ये तुम्हारी खाम ख्याली है। नौफिल ने संजीदा अंदाज में कहा, यह बात समझने के लिए बच्चों के सोने के बाद भी मैं तुम्हें इनके कमरे में आकर ये सितम ढा सकता हूँ। अब चुपचाप उठो और कमरे के बीच का दरवाज़ा खोलकर अपने कमरे में चलते हैं। ये कहकर वो बीच का दरवाज़ा खोलकर उसे कमरे में ले आया और फिर बिस्तर पर आकर इस पर अगली सुबह बहुत रोशन और महक रही थी। नौफिल ने उसे फ़जर के वक्त उठाया और दोनों ने शुक्राने के नफिल अदा किए, फिर नमाज फ़जर अदा की। आने वाले दिनों में नौफिल ने ज़ीनिया के बारे में भूल ही किया था। एक दिन इसका फ़ोन आया, मुझे तलाक भेज दो, इसने कहा। तो नौफिल ने ज़बानी तलाक देने के बाद 2 दिन के बाद तलाक के पेपर्स भी भेज दिए और इसके दस्तखत करते वक्त ना हाथ कांपे ना दिल। वो जो समझता था कि वो मर जाएगा, मगर हुरिया की वफ़ा ने उसे ज़िंदगी जीना सिखा दी थी। बच्चे सारा दिन मम्मा मम्मा कहते नहीं थकते थे और हुरिया इनकी ख्वाहिशात पूरी करने में मसरूफ़ रहती थी। 5 साल गुजर चुके थे और आज इनकी शादी की एनिवर्सरी थी। इनकी 8 साला बेटी अनीबा और 5.5 साल का बेटा असलान बाहर खड़े होकर इंतज़ार कर रहे थे, मगर नौफिल हुरिया की शाल थामे खड़ा बस उसे देख रहा था, जो कि आंखों पर मस्करा लगा रही थी। बेगम साहिबा, अपने बच्चों के बाप की जान निकालने का इरादा है क्या? नौफिल हंसते हुए इसके करीब गया और इसके रुखसार पे लब रख कर बोला, प्लीज़ नौफिल, तैयार होने दें, जाकर चुपचाप न्यूज़ देखें। और रिया ने दरख्वास्त की, तुम्हारा मस्करा थोड़ी ना बिगाड़ रहा हूँ यार, अपनी एनर्जी भी तो चाहिए, तुम ही बताओ क्या ना लूँ अपनी एनर्जी। नौफिल ने इसके दूसरे रुखसार पर ज़ोर से किस करते हुए कहा, जिससे इसका मस्करा ख़राब हो गया। और रिया झंझलाकर उसे देखने लगी। लीजिए, मुझे भूतनी बनाकर चैन आ गया होगा, वो चिढ़कर बोली। तो वो हंसते हुए जाकर न्यूज़ चैनल देखने लगा। इसी वक्त न्यूज़ पर एक अहम खबर चलने लगी, जिससे नौफिल संजीदा हो गया। मशहूर हॉलीवुड एक्ट्रेस एंड मिस वर्ल्ड ज़ीनिया ने बिल्डिंग की 10वीं मंजिल से कूदकर अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। वो पिछले कई महीनों से एक साइकेट्रिस्ट के पास जा रही थी। इन्हें ज़हनी सुकून मैसर नहीं थी और इनका हॉलीवुड करियर भी ज़वाल का शिकार था। न्यूज़ एंकर बोले जा रही थी। नौफिल ने लब कुचलते हुए हुरिया को देखा, जो गुमसुम खड़ी थी। मैं बाहर जाकर पार्टी रोकने का कहती हूँ। हुरिया ने निगाहें चुराकर कहा, क्यों, ऐसा क्यों करोगी तुम? अब गैरों के लिए हम अपनी खुशियाँ क्यों ख़राब करें? रोज़ लोग मरते हैं, हम इनके साथ मर तो नहीं सकते। नौफिल ने इत्मीनान से कहा। हुरिया उसे देखकर रह गई। क्या आप ठीक हैं? बिल्कुल मेरी जान, वो इसका माथा चूमते हुए बोला और फिर इसका हाथ थामे बाहर की जानिब बढ़ गया, जहाँ इनके बच्चे बेसब्री से इनका इंतज़ार कर रहे थे। इस दिल के कोने में इसकी बेवफाई से एक कसक सी बाकी रही कि काश वो ऐसा ना करती, मगर इसने 5 साल में कभी इस जज्बे को हावी नहीं होने दिया। और इसमें सबसे बड़ा हाथ हुरिया का रहा था, जिसने अपनी मोहब्बत से उसे संभाल लिया था। वो एनिवर्सरी केक काट के फ़ारिग हुए तो अरीबा ने इसके नाक पे थोड़ी सी क्रीम लगा दी और फिर बस अब शुरू हो चुका था काम। और बच्चे आगे आगे थे और वो इन्हें क्रीम लगाने के लिए इनके पीछे पीछे था। और हुरिया और राजदा बेगम एक साइड पे बैठी हंसते हुए इन्हें देखे जा रही थी। कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। अल्लाह हाफ़िज़।